15 रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर का गोमती नगर में आयोजन हुआ। चेस्ट से संबंधित गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा, आईएलडी, फेफड़ों का कैंसर, टीबी और अन्य रोग पर रोकथाम पर चर्चा हुई। वहीं प्रोग्राम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के सफल होने की शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम रहा है उसके बारे में आज ये 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन और प्रेग्नेंट हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस की संबंधित बीमारियों में जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या रास्ते आ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च है, उसके बारे में जो लेटेस्ट है वो हम जो पूरे प्रदेश से इकट्ठे लगभग 500 डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इस मामले में एजुकेट करना चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात हो रही थी कि जैसे कोविड था तो उसमें बहुत बार लोगों को वेंटिलेटर से भी जब आराम नहीं मिला तो इक्मो जैसी एक व्यवस्था है जो कि उन मरीजों को ऑक्सीजनेट कर देती है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट अंतिम उपचार के रूप में बहुत सारी सांस की बीमारियों में उपलब्ध हो गया इस देश में, उसके बारे में और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे टीबी है, आईएलडी है, इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे, और क्रिटिकल केयर डिजीज़ के बारे में जानकारी दे रही है। यही गोष्ठी आयोजित की गई। तो किस तरह की रिसर्च की बात चल रही है? ये रिसर्च इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे आईएलडी है, एक बहुत बड़ा बीमारी का ग्रुप नया डेवलप हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण ज्ञात हैं और बहुत अज्ञात कारण भी हैं। तो ये इस बीमारी का अभी तक इलाज ठीक से तय नहीं हो पाया। तो अभी इसके बारे में कुछ नया ज्ञान आने लगा है। कुछ जैसे आईपीएफ है, उसका इलाज फ़र्क तरीके से, और नॉन आईपीएफ आईएलडी का इलाज फ़र्क तरीके से। इसमें टोटल 300 से ऊपर बीमारियां हैं, तो इनके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की है, क्या कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी खुल के सामने आई है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात की कि जैसे इक्मो एक नई विधा है जिसमें कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जब वेंटिलेटर से मरीज को आराम नहीं मिलता तो उससे जो है आप मरीज को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन करता तो उस तरीके से एक वीए इक्मो का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नए रिसर्च की बात कर रहे हैं। सीटी स्कैन जो अभी तक सब लोग जानते हैं कि रूटीन बीमारियों के इलाज में एक अनुसार वो तरीका है निदान का, डायग्नोसिस का। उस सीटी स्कैन में भी एक डीप लर्निंग और एआई का इस्तेमाल आने लगा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसकी वजह से आप उसको और प्रिसाइजली डिफाइन कर पाते हैं कि किस तरीके का है और उसमें कितना एरिया, डिफरेंट पार्ट का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उसको पहचानने में मदद मिलती है जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको विस्तार से करना मुश्किल होगा इस समय, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर्स को पता हो ताकि अपने मरीजों को हम बता सकें और इससे मरीजों की ज़िंदगी को बेहतर कर रिसर्च को लेकर क्या इंडिया के डॉक्टर्स के अलावा बाहर के फॉरेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाता है? एक्चुअली क्या है कि ये रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी दुनिया आज की तारीख में एक साथ काम कर रही है। जैसे कि कई सारे ड्रग ट्रायल हैं, रिसर्च ट्रायल्स हैं, तो उनमें जैसे इस समय ये एक तरीका आ गया कि दुनिया के कई देशों में एक साथ किया जाता है ताकि सारी आबादी को इंक्लूड कर लिया जाए और उसका इफेक्ट देख सकें। तो इस तरीके के रिसर्च इस समय सब तरीके से होने लगे। सर, लंग ट्रांसप्लांट को लेके हमारा देश कहाँ पर? अभी बहुत पीछे है। अभी पूरी दुनिया में जो लंग ट्रांसप्लांट होता है उसका केवल 5% जो है दुनिया में, अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा के बाहर है, बाकी सब वहीं पर है। लेकिन इंडिया में पिछले 6.5 सालों में लंग ट्रांसप्लांट की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ख़ास बात यह है कि इस देश में लगभग 650 लंग ट्रांसप्लांट हो गए हैं और वो सक्सेसफुल है। लंग ट्रांसप्लांट में डोनर लंग एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और डोनर लंग कौन देता है? जो मृत ब्रेन डेड मरीज है उससे मिलता है। तो उसमें जब परिवारजन उसके जो है डोनेट कर देते हैं तो वो लंग किसी आदमी को, जिंदा आदमी को लग जाता है और उसका जो है उसके द्वारा इलाज होता है। ख़ास बात यह है लंग ट्रांसप्लांट में कि अगर आप गुजरात से, मुंबई से इधर कलकत्ता की एक लाइन खींच दें तो 90% लंग ट्रांसप्लांट उसके नीचे है देश में। वो सबसे ज़्यादा चेन्नई और हैदराबाद में है। बाकी जो है केवल 10% लंग ट्रांसप्लांट उसके ऊपर वाले जोन में है पूरे इंडिया में। तो ये डिवाइड है, शायद लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है
कि हम अपने ऑर्गन को डोनेट करें। अगर मृत्यु किसी असामयिक मृत्यु होती है अपने परिवार की, तो पहले से हम इसके लिए तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचाया जा सके। कई लोग ऐसा है कि कई बार अपने डोनेट कर देते हैं। एक्चुअली उसके लिए क्राइटेरिया है कि किस कंडीशन में आप लंग ले सकते हैं और किस कंडीशन में आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज सारे लंग्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे आपने बताया कि अगर किडनी और लीवर ख़राब है तो कई बार उसमें लंग भी प्रभावित हो जाता है। ज़्यादातर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लगभग 1.5 लाख एक्सीडेंट से मौतें इस देश में हो जाती हैं हर साल। तो उसमें से अगर हम 10% भी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे तो, क्योंकि एक मृत व्यक्ति जो ब्रेन डेड मरीज 8 व्यक्तियों को जीवन दान दे देता है, तो इस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। सर, एक सवाल, बेहतर हेल्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि क्या है, जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आप बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और इस बार जो है ये इस्तेमाल आप जो है अपने मरीज की बेहतरी के लिए करेंगे। तो एक इससे जो है जो आपको समझ में आता है कि एक पॉलिसी बनाने में जो मूलभूत कमियां हैं उनको इस्तेमाल मतलब बेहतर करने में मदद मिलती है जब आप दूसरे लोगों के विचार सुनते हैं और बातें सुनते हैं। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15वीं रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर अपडेट 2023 के भव्य एवं गरिमामय सेमिनार में मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के अपने जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम की आयोजन के लिए डॉक्टर बीपी सिंह जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं सेमिनार के माध्यम से जरूर कुछ न कुछ विशेषज्ञ अपने पेपर्स के माध्यम से देश के सामने नई चिकित्सा विधा का कुछ न कुछ हल निकालेंगे, जिससे हम जो फेफड़े जनित रोग हैं उन पर शीघ्र हम निदान पा पाएंगे और अपने रोगियों को और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।